तो देख, आज बहुत स्पेशल बात करेंगे। बात है पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखना है। हाउ मैनी स्टॉक्स यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, मगर कोई बात नहीं। मैंने ही पढ़ाई की और मैं करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और पढ़ाई करने के दो सोर्स हैं, एक बुक है और एक पीपल्स हैं जिन्होंने जाना है, उनका इंटरव्यू है, उनका पॉडकास्ट है। तो चार्ली मुंगर का कोट और उनके द्वारा जो बताते हैं वो, जैसे चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग थ्योरी को, इन्वेस्टिंग वे को टोटली कॉपी किया है मोनिश पॉबराई ने। और अभी उनका नेट वर्थ शायद से $600 मिलियन से ज़्यादा है, लगभग 6-7 हज़ार करोड़। कब चालू किया था कॉपी करना? लगभग सन 2000 के वक्त, विथ हैंडसम अमाउंट्स ऑफ कैपिटल जो $1 मिलियन था। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर या कहो मोनिश पॉबराई का थ्योरी क्या है? एट मैक्स 3 stocks in your portfolio with 80 to 70% of the weightage of the total portfolio। मतलब 3 स्टॉक में ही 20 ऐसा कर या 25 कर आपका पूरा वेल्थ लगा होना चाहिए, आपका पूरा पोर्टफोलियो लगा होना चाहिए। ना ही गोल्ड, ना ही डेप्थ, ना ही रियल एस्टेट, कुछ भी नहीं चाहिए। और बस सिर्फ 3 स्टॉक्स जिनमें मोट हो, जो ग्रो करती हों, जिनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कॉम्पिटिटिव एज हो, और भी ऐसे ही बहुत सारे ब्लफ्स। और साथ ही में ये सब तो हो ही, उसके बाद ऑड्स आपके फेवर में हों, फॉर्मूला आपके फेवर में हो। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला है कैली क्राइटेरियन फार्मूला। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी बैट लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आप ऑड्स निकालते हैं अपने जीतने और हारने के। जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोला, उस दुकान के चलने का प्रोबेबिलिटी मैंने 60 या फिर 80% तक निकाल लिया है, इस रेशियो से कि वहाँ पे इतना फुटफॉल है और ये सब स्टडी करके। और स्टॉक्स में मैंने इस रेशियो से निकाल लिया है कि उसका पी अभी बहुत कम है, उसमें ग्रोथ आने वाला है, आ रहा है और 3-4 साल तक रुकता नहीं। तो इसका फॉरवर्ड पी 1 या 2 का बनता है, या प्रेजेंट पी ही 1 या 2 का बनता है फॉरेन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको ले लेता हूँ लाइफ टाइम। कुछ नहीं तो ये तो होगा ही, जिस वजह से मैं प्रॉफिट में रहूँगा, या बिजनेस में भी वैसे ही। तो एक पॉडकास्ट में मैंने मोनिश पॉबराई जी का एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन सुना। वो था थर्मोलॉजिकल कोल और मेटालॉजिकल कोल। 2 चीज़ें अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ बहुत प्योर होता है, लगभग कोई ऐश छोड़ता नहीं है और बहुत हाई टेम्परेचर में बर्न होता है, जिसका उपयोग स्टील मेकिंग में किया जाता है। और एक होता है जिसका उपयोग पावर प्लांट में किया जाता है, जो लो क्वालिटी ग्रेड का कोल होता है, जो इंडिया में है ही नहीं। और जो भारत चोकिंग कोल का IPO जो लिस्ट हुआ है वो मेटालॉजिकल कोल का है। मगर वो मेटालॉजिकल कोल भी इतना बेकार है कि आप उसको मुश्किल से स्टील में इस्तेमाल कर सकते हैं। धोना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद वो महंगा पड़ता है, तो वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, अक्सर पावर प्लांट में ही होता है। तो कुल मिला के वो इस बात से भारत चोकिंग कोल को लेने का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, 3 साल पहले तक और अभी से 1 साल पहले और 3 साल का ये जो गैप था, यहाँ पे ईवी का बूम था। ईवी ऐसा करके, जैसे मोदी ऐसा बोलते हुए आता है, वैसे ही ईवी ऐसा करके मार्केट में फुल बूम था। जब टाटा मोटर का भी ऑल टाइम हाई चल रहा था, तभी की बात है। तो तब इंटरनेशनल मार्केट्स में और US मार्केट्स में कोल को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो थर्मल कोल को डिसरिगार्ड किया गया, ठीक है। और साथ ही में रिन्यूएबल का भी वो था, सीन था। थर्मल कोल को डिसरिगार्ड किया गया, वो तो ठीक है, जो पावर प्लांट में उपयोग होने वाला है। मान लिया कि कोल पावर प्लांट बंद होने वाला है, मगर स्टील मेकिंग में जो कोल उपयोग होता है उसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, मगर इनडायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, उसको प्योरली उपयोग नहीं किया जा सकता। तो
एफिशिएंट नहीं है, वही मेटलॉजिकल कोल ही, चोकिंग कोल ही बेहतर है। तो मनीष पबराय ने इसको एक फॉरम में पढ़ा, जहाँ तक है, वो भी वैल्यू पिकर या वो इंडियन वर्जन है, वो उस फॉरम का नाम है, वो इंटरनेशनल फॉरम है, वैल्यू इन्वेस्टर क्लब नाम है शायद से उसका। और जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं यूट्यूब में एक फॉरम बनाकर, वैसे ही वो वहाँ बात करते हैं। वहाँ पढ़ा, मतलब इक्विवेलेंट है कि यूट्यूब वीडियो देखकर शेयर लेने के, वो भी $600 मिलियन के नेटवर्थ के साथ और उतने ही के फंड के साथ। शायद $100 मिलियन का नेटवर्थ है और $600 मिलियन का फंड है। जो भी है उसके डिटेल में हम नहीं जाते, मगर फिर उन्होंने उतना ही बस करके नहीं ले लिया, पढ़ाई किया कि थर्मल कोल तो रिप्लेस होगा नहीं, थर्मल कोल भले रिप्लेस हो जाए, जो कि भी नहीं होने वाला अभी इजली, क्योंकि जितना बना के रखा है कोल पावर प्लांट बंद तो नहीं कर सकते। जितना कोल बाकी है धरती में 40 साल में जो ख़त्म होने वाला है लगभग, उसको भी फेंक तो सकते नहीं हैं। तो वो तो चलते रहेगा, मगर साथ ही में चोकिंग कोल भी चलते रहेगा, जिसका मार्जिन हायर है और जो चलेगा ही, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब मार्जिन कंप्रेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जिस चक्कर में उसमें भी मार्जिन कंप्रेशन अप और डाउन होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टील साइकिल। जो अभी स्टील साइकिल अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में है, नियर बॉटम में, तो जिसमें चाइना जब प्रोड्यूस करता है तो वो पीक मर जाता है। अभी शायद जाना उसका मुश्किल है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अब बहुत हद तक डेवलप हो चुका है। जो भी है उस स्टील के साइकिल को डिसरिगार्ड किया जाए, उससे रिलेटेड चोकिंग कोल का साइकिल है, जिस साइकिल को देखकर नहीं, और साइकिल को देखकर ही उसके बॉटम में 2 के पी में 1.5 के पी में मेटालॉजिकल कोल के स्टॉक्स मिल रहे थे। हो सकता है कि वो नुकसान में भी हो, मगर फॉरवर्ड पी का जो एस्टिमेशन है वो 1 का पी ही था, 0.9 के पी में था लगभग। और वो कैसे निकाला? इस कंपनी के पास इतना कुंटल टन या मेट्रिक टन का कोल रिजर्व है जो इतने साल तक चलेगा। अगर ये स्टेगनेंट इतना हर साल निकालते हैं, जिसमें इनके साइकिल में अप और डाउन आएगा, जिसके अकॉर्डिंग अभी ये साइकिल के डाउनवर्ड्स में है। लोग भी इसको पूछ नहीं रहे हैं, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा बेचारे को। मैं पूछता हूँ इसको, ये मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा, फिर बाद में बहुत फ़ायदा होगा। सवाला स्ट्रेटेजी लगाया, रियल लाइफ में भी काम करता है खैर, और शेयर को ले लिया। तो फॉरवर्ड कैश फ्लो, प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो में 1 के पी में था, यानी $100 बिलियन या $100 मिलियन जितने का भी था, उतने का कैश फ्लो उसको हर साल आना था, हर साल आना ही था, रुकता नहीं। तो ले लिया, फिर 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ऐसा कर कर पैसा बना। उतने बड़े पैसे में 23% कैगर बना, जो मैसिवली आउट परफॉर्मेंस है। और कितना, 2 स्टॉक्स, सीधे 2 स्टॉक्स 50% के आसपास का पोर्टफोलियो कोल में डाल दिया। वैसे ही एक और लॉजिक लगाया, ऑफशोर ड्रिलिंग में डाल दिया, ऑयल जो निकालते हैं। और वैसे ही एक लॉजिक लगाया और एक शिप से जो ऑयल ट्रांसपोर्ट का काम करती है उस कंपनी में डाल दिया, साइकिल के अपवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड में, जब उनको नुकसान हो रहा था। और उसका क्या सीन था, उन्होंने कोई ट्रीटी साइन नहीं किया था कि हम पर बैरल इतना ही ले जाएंगे, उनका परसेंटेज वाइज मार्जिन था। तो जैसे ही बैरल नीचे जाता नुकसान होता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको सिर्फ शिप का उतना पैसा देना ही है और सभी चीज़ें हैं। और जैसे ही बैरल का प्राइस ऊपर जाता उनको मैसिव प्रॉफिट होता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही है मगर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो जो लोग ने अपना उस प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया था वो डाउनवर्ड्स में थे, नुकसान में थे। और जिसने इसको खाली कर रखा, ओपन कर रखा, भले मैसिव अप और डाउन स्विंग देखता मगर ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट देख पाता उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, जब मनीष पबराय जी ने इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने वैसा ही कर डाउनवर्ड्स में इन्वेस्ट किया और फिर एक थीसिस निकाली कि ये जो भी शिप में ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल को, और जिस भी शिप में करना पड़ता है उसको बनने में कम से कम 11 साल से 6 साल लगेगा, जिसका कॉस्ट अभी पुराना वाला लोगे तो $75 मिलियन, नया वाला लोगे तो $150 से $300 मिलियन
इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और वो बन भी नहीं रहा है अभी, उसके प्लांट को चालू करना पड़ेगा जिसमें ही 2 से 3 साल लगेगा, फिर वो बनना चालू होगा, उसके बाद नहीं, प्लांट नहीं बन रहा है, पहले से उसका प्री ऑर्डर है, शायद से बुकड है, और वो एक्स्ट्रा वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो मतलब इतने साल तक तो यहाँ पे इससे कम में पैसे में ले जाने वाला नहीं आने वाला, शिप नहीं आने वाला, और पर शिप पर बैरल का प्रॉफिट निकाला, उससे बैरल का प्राइस अप और डाउन होता, कंपनी का प्रॉफिट अपने आप पता चल जाता रिजल्ट आने से पहले। फिर बैरल $30 था, $300 तक गया, और उनका पैसा फिर वैसे ही कुछ 10, 20, 30 गुना बन गया, उससे कई गुना ज़्यादा। क्या करें, ये बहुत पहले की बात है, सन 2011 के आसपास की शायद से। और एक टर्की में, ये अभी की बात है, 2-3 साल पहले की और पहले की, जिसमें टर्की में हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था, जो फिएट करेंसी की वजह से आता है और भी चीज़ों की वजह से आता है, उस पर अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं। तो उसमें इन्वेस्ट किया, और वो भी, और टर्की में जो वॉलीटिलिटी है वो 60% का है, तो वो बॉटम वॉलीटिलिटी में -60% में इन्वेस्ट किया शायद से। और उस कंपनी का जो एसेट था वेयर हाउस का था, वेयर हाउस बॉट था, रेंट में नहीं था या एग्रीमेंट में था। जो इन्फ्लेशन कितना भी हो उससे फ़र्क तो आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका एसेट है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा इन सप्लाई आ जाता है, सर्कुलेशन आ जाता है, वो आ जाता है क्योंकि सरकार नोट छाप देती है। क्यों छापती है? उसको ज़रूरत पड़ती है, कंगाली हो रही होती है तो छाप देती है। जैसे ही छापती है, ज़्यादा नोट लोगों के पास आता है, लोग ज़्यादा उड़ाने लगते हैं, ज़्यादा उड़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन एसेट ऐसा चीज़ है कि वो लिमिटेड है, तो आपको उतना ही उड़ाना पड़ेगा जितना आपके पास एक्स्ट्रा आया है, तो एसेट का प्राइस अप ही जाएगा। तो ये थीसिस था एक, और एक थीसिस था कि ये डॉलर में पैसा लेती है, अमेज़ॉन और जितने भी बाहर के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनसे, और डॉलर में पैसा लेती है। और टर्की का करेंसी यूँ ऐसा चढ़ रहा है, जैसे अभी रुपीस चढ़ रहा है, यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो खैर अभी तक थी, अब मार्केट अप स्विंग में जा रहा है, और टर्की जितना डाउन भी नहीं हुआ था। और फिर वहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर 100 गुना के आसपास है, 100 या 30 गुना के आसपास पैसा बना। और मेजर अमाउंट्स तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनी थी। तो 3% और कंपनी का, अपने पोर्टफोलियो का 3%, कंपनी का 10 या 20% ले लिया था, 8, 10, 20%। ये टर्की के इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं कहीं पर लिया होगा, और यहाँ से इंडेक्स ही 10 गुना हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि टर्की का जो करेंसी है वो भी गिरा है, ये उसका भी चार्ट है। तो मतलब लगभग इंडेक्स ने इन्फ्लेशन को फॉलो किया है। और उस हाइपर इन्फ्लेशन के वक्त में जब आप ऐसा स्टॉक लेकर रखे हैं जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन है, अज्यूम नहीं करना है, और मार्केट ये मानकर चल रही है कि वहाँ इन्फ्लेशन है, और सब FII DII पैसा निकाल रहे हैं, जैसे अभी इंडिया से निकाल रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं गिरा है उसके जैसा, और सस्ता नहीं है कहो तो, बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो अब इतने सारे बात जो मैंने आपको बताया लगभग 9-10 मिनट तक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कॉन्सेंट्रेशन से भी पैसा बनता है। ये एग्जाम्पल जो चार्ली मुंगर का कोट है, 3 स्टॉक ही रखो पोर्टफोलियो में मेजर, उससे ज़्यादा रखोगे तो उसमें ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे पाओगे, रिसर्च नहीं कर पाओगे, उसके बिजनेस को समझ नहीं पाओगे, आपका हो जाएगा नुकसान, या इंक्रीमेंटल रिटर्न नहीं बनेगा। अब चार्ली मुंगर तो 3 का बात करते हैं, वहाँ से फिर सब लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग सीखा है। रामदेव अग्रवाल जी और भी जितने मेजर इन्वेस्टर्स हैं, उनका बात सुनेंगे तो जो पोर्टफोलियो का नंबर देते हैं 10-20, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बोलते हैं। मतलब पैसे को कम से कम स्टॉक्स में डालो और बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स में डालो। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया था कुछ साल या कुछ महीने पहले तक, फिर इसके आगे मेरी कहानी बढ़ी, फिर मैंने पढ़ा या सुना शंकर शर्मा जी को, उन्होंने बताया कि 10 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000 रख सकते हो तो 1000 रखो। रीज़न भी है उसका पीछे कुछ, और 1000 के साथ साथ
एक कंट्री में नहीं, 100 कंट्री में रख सकते हो तो 100 कंट्री में रख सकते हो। तो एक एसेट में नहीं, 10 एसेट में रख सकते हो तो 10 एसेट में रखो, गोल्ड भी, लैंड भी, सब। क्यों? खैर उतना दूर तक नहीं गए थे, मगर दिशा वही है। क्यों? जिसका रीजन है, अज्यूम ईच स्टॉक यू बाय इज अ बेट। यहाँ पे जो मोनिश पोबराई ने बेट लिया वो सब एक कैलकुलेटेड बेट था, वो एक बढ़िया बेट था। वो बेट ऐसा बेट था जिसमें 60 से 80% प्रोबेबिलिटी है कि वह मोनिश पोबराई का पैसा यहाँ से जीरो नहीं जाएगा, जो रिटर्न आएगा नेट पॉजिटिव ही आएगा, और 2 से 10% चांस है कि ही जीरो जाए, और जो 60% का जो चांस है वहाँ से मैसिव अप स्विंग ही है। उसमें भी 60% का 10% हिस्सा कुछ एक्सट्रीम रिटर्न का है, कुछ मीडियम रिटर्न का है, ऐसा करके बटा हुआ है। मतलब 60% 80% यू आर टोटली सेफ, 10% जीरो हो सकता है, या 2% 3% जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है, 20% न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी। वो 60% में भी फिर जो 40% ऑफ द रिटर्न है, जब मार्केट को ये रियलाइज़ होगा कि हम गलत सोच रहे थे, मैसिव अपस्विंग की है, तो उसमें जो मोनिश पोबराई कहते हैं और उसमें जो चार्ली मोंगर कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे बैट ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं, 3 से 5 से 7 सालों में एक बार। वो बैट जब आए तो घुमा के मारो, मतलब नो बॉल है ये, ऐसा समझो, और आउट हो ही नहीं सकती लगभग जो पॉसिबिलिटी है। तो जो पॉसिबिलिटी है उसका मैथ्स निकालो और उतना इन्वेस्ट कर दो। तो जो उन्होंने मैथ्स हर बार निकाला होगा, जो मैथ्स आता है वो आता है 33% ऑफ द पोर्टफोलियो, 50% ऑफ द पोर्टफोलियो। वो कहाँ से आता है? वो आता है उस फार्मूला से जिस फार्मूला का बात मैंने शुरुआत में किया, जिसका नाम है कैली क्राइटेरियन फार्मूला। जिस फार्मूला का ये फार्मूला है, मैं फार्मूला को याद नहीं किया, नहीं समझा, मैं तो यह इसे निकलवाता हूँ हर बात। मगर उस फार्मूला को अगर मैं एकदम इजी में समझाऊँ तो ये एआई से मैंने उसको भी समझवा लिया। योर बेस्ट बैट, यानी जो आपका हाईएस्ट रिटर्न वाला बैट होगा वो होगा आपके पास कितना एज है। एज आता है कसिनो के एक टर्म से, और आपके जीतने के ऑड्स कितने हैं। तो मान लो आपके जीतने के ऑड्स इसमें 0 और 1 में चलता है, मतलब ऑड्स सिर्फ जीतने के, ऑड्स सिर्फ हारने के, बीच में बचने का ऐसा कोई ऑड नहीं रहता। तो योर एज है कि यू विल व्हेन विन गेट अ 5x मल्टीपैगर और 10x मल्टीपैगर। योर ऑड्स है, उसको जीतने का जो ऑड्स है, आपने जो भी फार्मूला लगाया, जैसे हमने लगाया था ओरियाना पावर के लिए एक एपिसोड में, जो भी फार्मूला लगाया कि अभी 10 के पी में आ चुका है, यहाँ से कुछ नहीं तो 30% 40% अर्निंग ग्रोथ तो करके ये या वो करके आएगा ही। आने का कारण है गवर्नमेंट पुश कर रही है, उसका मूड अभी तक बदला नहीं है, गवर्नमेंट अभी तक बदला नहीं है, बढ़ेगा ये, बस अब इस बिजनेस में नहीं है, दूसरे बिजनेस में भी जा रहे हैं। जो भी मैसिव अप स्विंग के साथ, मैसिव मार्जिन के साथ है, इस मार्जिन से बेहतर है, वहाँ पे ऑलरेडी हैं तो सक्सेसफुल भी होंगे। उसके बाद तीसरा बैट और है इनके पास जो फिर ऑड्स में है, 100% सर्टेनिटी में नहीं है। तो जो हारने के ऑड्स हैं वो हैं 0.6 आउट ऑफ 0.4, या 6 बार या 7 बार जीत सकता हूँ और 3 बार हारूंगा। और जो एज है, जो मैं जीतूंगा, जितना मुझको मिलेगा, वो है 5 to 10x। तो ऐसे में कैली क्राइटेरियन फार्मूला आपको बताएगा कि आपको कितना दाव लगाना है जिससे आप बेस्ट बेट तक पहुंच पाएँ। अगर आप सब एक ही बार में लगा देंगे, जो यहाँ से फिर शंकर शर्मा जी की बात आती है कि अगर आप सब एक ही बार में लगा देंगे, सारा अपना घर बार बेच कर एक स्टॉक, और वो भले 90% ऑड है, इवन 99% ऑड है आपके जीतने का, 1% ऑड्स है आपके हारने का, तो क्या होगा?
जहाँ से फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज आता है, मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, ये भी उसी का हिस्सा है कुछ हद तक। जुआड़ियों का फिजिक्स है, हम जो बात कर रहे हैं वो भी जुआड़ियों का फिजिक्स है, और इन्वेस्टिंग भी जुआड़ियों का ही फिजिक्स है। तो इमेजिन दिस एज अ सिक्का, ये आया तो आप जीते, ये आया तो आप हारे। मगर ये जो इसमें जो गणित है वो ये है कि 99 इसके ऐसे ही फेसेस हैं, और एक ऐसा फेस है जिसमें आप हारोगे, जिसका इन्वर्स होता है कसिनो में। 99% का प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप हारोगे, 1% का रहता है कि आप जीतोगे। तो हम तो एकदम बेस्ट केस मान कर चल रहे हैं। तो जब आप 10 बार सिक्का उछालोगे तो 99 में जो 1 रेशियो बचा है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में आपका जो 99 और 1 का हारने का ऑड है वो 1 आएगा 99 डिवाइडेड बाय 2। जो मीडियन जो आएगा वो 49.5 का रहेगा। यानी कुछ नहीं तो 49 बार वो सिक्का उछालने से आप हार जाएंगे, एक ना एक बार हार जाएंगे, जो मैथ्स कहता है। यानी एक गेम होता है शायद से स्पेन में, जिसमें एक राउंड 6 राउंड का रिवॉल्वर होता है, एक राउंड उसमें ऐसा डाला जाता है, उसको ऐसे घुमा दिया जाता है, फिर ऐसा रखा जाता है, फिर ऐसा शॉट किया जाता है, और अगर आप जीते तो आपको $1 मिलियन मिलता है, और अगर आप हारे तो जग हारे। तो लोग खेलते हैं और जीतते भी हैं, हारते भी होंगे, मुझको नहीं पता, और बिना उसके भी खेला जाता होगा, एकदम जो 0-1 का रेशियो है उसके। तो यहाँ पे जो मैथ्स कहता है वो ये है, 2 चीज़ें उस मैथ्स से आती हैं कि एक बार आपने रिवॉल्वर दबाया, वो आपको नहीं लगा, गोली आपको नहीं लगी, आपको $1 मिलियन मिल गया, तो अब आप फिर से उस रिवॉल्वर को दबाएंगे तो आपको $10 मिलियन नहीं मिल रहा है, मिल $1 ही मिलियन रहा है। मगर अब वो 49.5 के या 6 गोलीज हैं, 6 राउंड हैं और 1 गोली है, तो 5-1 का जो रेशियो है उसमें आप 2.5 के एक स्टेप निकट आ चुके हैं। मतलब अब आप अगर एक और बार दबाओगे तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है $1 मिलियन, और जो सर्कमस्टेंसेज हैं आपके मरने के वो बहुत बेकार हो चुके हैं, और एक बार आपने और दबा दिया तो आप मरने के जो मीडियन में है उसमें आ ही चुके हैं। मगर प्रोबेबिलिटी वाइज तीसरे बार में 100 लोगों को, 100 जन जब गेम खेलते हैं तो मरना चाहिए, मगर रियलिटी में हो सकता है कि 5 राउंड आप खट 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 दबाएं मगर वो आए ही ना, जिसका प्रोबेबिलिटी 99 में 1 होगा भाई। मगर फिर भी वो आ सकता है, और हो सकता है जब आप ये बैट खेल रहे हैं तो वो गोली पहले ही राउंड में आ जाए। ये सब मैथ्स और फिजिक्स कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो बताता है वो अप्रॉक्सीमेशन ही बताता है। हो सकता है रेयर फिनोमिना में प्रोबेबिलिटी के कि आप हार जाएं, और हो सकता है कि आप जीत जाएं। तो जितने भी महान यहाँ पे इन्वेस्टर बनकर बैठे हैं, फंड मैनेजर बनकर बैठे हैं, वो सब ये तुक्का खेल रहे हैं 5:1 के रेशियो का, ऐसा शंकर जी शर्मा कहते हैं। और उनको लगता है कि 10 स्टॉक, 20 स्टॉक या 3 स्टॉक जो वॉरेन बफेट का कहते हैं उसको लेकर आप बहुत अमीर बन जाएंगे। गलत कहता है वॉरेन बफेट, वो अच्छा इन्वेस्टर नहीं है लेकिन अच्छा मार्केटर है, और उसने अच्छी मार्केटिंग की है, जो सुनने में अच्छा लगे वो बताया है, और कंसंट्रेशन सिखाया है, जबकि कंसंट्रेशन गलत है। क्यों गलत है? आप एक ही बार में 6 राउंड को दबा रहे हैं ऐसा समझिए, तो आप एक ना एक बार मरने का प्रोबेबिलिटी रखते हैं, इस राउंड में, उसके अगले राउंड में, उसके अगले राउंड में, उसके अगले राउंड में, इसके बाद तो मरना ही है। और वो सेम नंबर 99 और 1 के रेशियो में भी है। मैं भटक गया तो उसी से एग्जांपल दे दिया। इवन अगर ऑड्स 1000/1 क्या हुआ और आपने गोली दबाया और वो एक बार आपको पड़ा तो खेल खत्म है। ऑड्स 1000:1 का है, मतलब मैथमेटिकली आप हर बार जीत सकते हैं लगभग, मगर आप उसको एक मतलब 1000 बार एक ही को बनाकर नहीं खेलेंगे, आप उसको 10-10-10 के रेशियो में बांटेंगे। आप 10 आदमी लेकर जाएंगे, बोलेंगे
इसको एक राउंड खिलाओ, इसको एक राउंड खिलाओ, इसको एक राउंड खिलाओ, इसको एक राउंड खिलाओ। और अब वो जो 10,000 में या 1000 में या 100 में जो रियल लाइफ में 6 और 3 या 6 और 4, 7 और 3 और 6 और 4 का रेशियो चलता है अच्छे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, वो बेहतर हो जाएगा। अब सब जगह 6 6 6 जीतने का प्रोबेबिलिटी है। अब अगर आप 2 स्टॉक रखते हैं तो तब भी ये हो सकता है कि वो दोनों के जो रिवॉल्वर में आए एक ही साथ एक 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 6 के 6 गोली उतर जाए। मगर अगर आप इसको 100 कर देते हैं तो मैथमेटिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो मर सकते हैं 100 के 100, मगर वो बहुत 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 रेयर इवेंट होगा, बहुत ही बहुत रेयर इवेंट होगा। तो इस कारण से आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ऐसा शंकर शर्मा कहते हैं। और इस कारण से ये जो स्पेन वाला खेल है इसी को मोनिश पवराई जी खेलते हैं। अब यहाँ पे हम ये डिसाइड करने आए हैं कि कौन सा बेहतर है। क्या आपको 100 कंपनीज लेनी चाहिए कि 3? तो कैली क्राइटेरियन फार्मूला में अगर हम पहले एक एग्जाम्पल के लिए ही इस नंबर को लगा कर देखते हैं जो 6:1 रेशियो का है, जो है बुलेट शॉट वाला, और उस गेम को रशिया में खेला जाता है। स्पेन वालों में इतना हिम्मत नहीं है। ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिसका लीडर पुतिन हो। तो दिस सजेस्ट कि आप अपने 83% ऑफ द वेल्थ को उसमें लगा सकते हैं। और मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आप हारते हैं एक बार, ये बंदूक के लिए है मगर हम स्टॉक के लिए मान रहे हैं, आप हारते हैं एक बार तो आपका ये जो भी बैट आपने लगाया है $1,00,000 या फिर जितना भी, वो जीरो हो जाएगा। तो 83% ऑफ योर वेल्थ जब जीरो होगा, आपके पास 17% वेल्थ जो बचेगा उसको आप एक बार फिर लगाओगे तो आप अपने जो प्रीवियस वेल्थ के नंबर में थे वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ से फिर आप 83 लगा सकते हो, फिर जिस नंबर में पहुँचोगे उसका 83 लगा सकते हो, फिर उसका 83, फिर उसका 83। तो आप वाइप्ड आउट कभी नहीं होंगे, जीरो कभी नहीं होंगे प्रोबेबिलिटी में, और आप जीतते जाओगे जीतते जाओगे जीतते जाओगे। और ये मैथ्स है तो जीतोगे ही, प्रोबेबिलिटी का क्या बात है। मगर रियल लाइफ में जो बात है कि आप 83 लगाकर अपने बाकी बचे 17% को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी लगा हुआ है, दोनों में एक साथ ट्रिगर दब गया तो क्या करोगे? तो मारे गए ना गुलफाम। हाँ, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और यहाँ पे अब मैं इसको ये पूछता हूँ कि मेरे पास लेकिन वैसे ही 100 बैट हैं, तो यहाँ पे अब जो मैथ्स आता है वो इवन आउट हो जाता है। अब एक बंदूक में गोली पड़े या 6 शॉट्स में आपको गोली पड़ जाए, 6 बार राउंड घुमाने से 6 लोगों के द्वारा एक बार मुश्किल है। अब आपने 100 लोगों में बांट दिया है तो 6 लोगों को एक साथ एक बार फिर भी गोली पड़ सकती है, जिसका भी आउट बहुत मुश्किल हो चुका है, अब 1% से नीचे चला गया हो। मगर जब आपने उसको 100 में बांटा तो और नीचे चला गया। तो यहाँ से अब आप ट्रू डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और वो कैसे करना है? यू हैव टू गेट द ऑड्स ऑफ योर विनिंग साइज, 10 गुना बनेगा, 20 गुना बनेगा, जो भी एजम्पशन है। तो ये सट्टा ही बता दिया हूँ। आपको पता है कि आपके सट्टे में 10 या 20 गुना बनना है, तुक्के में 10 या 20 गुना बनना है। अब आपको लग रहा है कि मेरे तुक्के का प्रोबेबिलिटी जो है 60, 70, 80% है, और आपको पता है कि हारे तो 0-10% तक, मतलब न्यूट्रल, क्योंकि स्टॉक 3 साल 4 साल चलते नहीं है, स्टॉक है, और 10% ये प्रोबेबिलिटी है कि पूरा ही जीरो, नेगेटिव। तो अब आप कैली क्राइटेरियन फार्मूला लगाएं, कितना % ऑफ पोर्टफोलियो लगा सकते हैं पता करें। और यूजुअली स्टॉक मार्केट में बड़े आराम से जो ऑड्स बनते हैं 60-30 का और 1:3 का, 1:10 का,
और जो मनीष पोबराई का बनता है वो नहीं इसी फार्मूला से इन्वेस्ट करते हैं। वो उस फार्मूला में आप 3 स्टॉक्स में भी जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला, मतलब जीरो नहीं होने वाले, और एक के बाद एक भले 5 साल और लगेगा मगर रिकवर कर जाओगे, मगर 5 साल तो लगेगा ना। शंकर शर्मा कहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। 100 स्टॉक्स खोजो, 100 कंट्री खोजो और उनमें इन्वेस्ट करो, और 100 एसेट क्लास खोजो, है नहीं, मगर जितना उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग, और जितना उसका जीरो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा 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 इन्वेस्ट किया जाए। सब एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पहले तो, उसके बाद इक्विटी में जो मेन रिटर्न बनता है इक्विटी में बनता है मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम्स, बट इन्वेस्टर का गोल्ड ही रहेगा, 11% ही रिटर्न देगा, मगर इक्विटी में इंडेक्स 11 देगा या 10 देगा, और हो सकता है एक अच्छा इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 100 दे। ऐसे गोल्ड ने निफ्टी को बीट कर दिया है, उसका कैगर निफ्टी से कई गुना नहीं मगर रिटर्न कई गुना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कैगर में 2, 3, 4% का भी अंतर आता है, तो बहुत का अंतर आता है, खासकर ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। इंडिया में जो गोल्ड लेते थे इट वॉज बेटर देन बाइंग निफ्टी थ्रू वन लॉजिक, एंड थ्रू वन लॉजिक निफ्टी ही लेना बेहतर है, क्योंकि अगर कंपनी को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो जो भी है, लोगों ने SIP किया, पहले गोल्ड लेते थे, ज़मीन लेते थे, नुकसान ही हुआ। इससे बढ़िया गोल्ड और SIP नहीं, गोल्ड और ज़मीन ही लेते रहते हैं। म्यूचुअल फंड सही है बोल के घुसा दिया, देखो क्या हालत हो रहा है। एक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पी या वैल्यूएशन होता है, जैसे निफ्टी का अभी जो करंट ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग 18-15 का पी बनता है, अभी 18 का बनता है, उसके बाद उस उधर अगर ज़्यादा ग्रोथ करने लगा 20 का हो जाएगा, और डिविडेंड भी रहता है। तो उस वैल्यूएशन को मेंटेन कर निफ्टी को चलना चाहिए। 2007 के जैसे, 1992 के जैसे अभी तो उतना आया नहीं है, मगर अभी के जैसे ज़्यादा अगर रिटर्न दे दे मार्केट, ज़्यादा लोग घुस जाएं, उसका पी 33 का हो जाए, जैसे अभी पैसा डाल रहे हैं और FII नहीं बेचते, तो भविष्य में ये सर्टेनिटी हो जाता कि बड़ा क्रैश आएगा, क्योंकि सब अब्जॉर्व नहीं हुआ होता, अभी हो रहा है, अभी मार्केट अपने पी को एडजस्ट कर रहा है, तो क्रैश नहीं आएगा। 33 के पी में चले जाता तब के जैसे 1992 में, उससे भी कई गुना ज़्यादा, 10 साल के लिए नहीं चला उसके बाद सेंसेक्स, तो ऐसा होता कुछ, और फिर हमारा बहुत नुकसान होता। तो काम करना एक बेहतर ऑप्शन है, और एक वैल्यूएशन तक ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। दोनों का रेशियो होता है 50-50, ऐसा मान कर चलो। 50% फंड देने वाले, इन्वेस्टिंग करने वाले भी चाहिए और काम करने वाले भी चाहिए, वरना ये चक्र चलेगा कैसे। तो एक साइड जब ज़्यादा होता है किसी भी साइड, तो मैसिव अपॉर्चुनिटी बनता है, या काम करने का, या शॉर्ट करने का, या लॉन्ग करने का, या काम नहीं करने का। तो जब मार्केट डाउन हो तब आपको काम नहीं करना चाहिए, अपने धंधे को बेचकर इन्वेस्ट कर सकते हो। जब मार्केट अप हो तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर धंधा कर सकते हो मगर इतना आसानी से बिकता नहीं है धंधा। तो कितना स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये वहीं से आएगा कि जितना रख सको एक सर्टेन क्वालिटी का, एक सर्टेन बिहेवियर का, यानी सब बम्बास्टिक। शंकर शर्मा जी के पोर्टफोलियो में 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो अजीब अड़ाम धड़ाम बेट्स में होता है, जैसे अमेज़ॉन 2000 के पहले जब वो प्रॉफिट में नहीं आया था, अड़ाम धड़ाम बेट था, लॉजिकल नॉर्मल आदमी नहीं निकाल पाता उसमें इन्वेस्ट करने का, खासकर पहले तो लॉस मेकिंग में, और स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना और भी मुश्किल था। किया, शायद से उन डाउनवर्ड्स में थी, किया, एप्पल जब डूब रही थी किया, तो डूबने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे 60% है, उल्टा है मैथ्स, मगर जीतो तो 100 गुना। तो वो भी आप इसमें सर्टेन % ऑफ योर पोर्टफोलियो को डाल सकते हो, जबकि ऑड्स आपके फेवर में नहीं है।
तो उस नंबर से 20% का 2 करके 10 ऐसे ही हड़ाम धड़ाम कंपनियों में डालकर 40% ऑफ ए पोर्टफोलियो नॉर्मल कंपनियों में डालकर जिनका मैथ्स बनता है जीतने का, जैसे मोनिश पबराय निकालते हैं, और उसमें भी जितना नंबर ऑफ कंपनीज मिल सके। मेन बात तो वही है ना कि अगर मैं चाहूँ भी कि मेरे को 100 मल्टीबैगर मिल जाए, 100 गुना होने वाले, मैं सब में एक % लगा दूँ, मिलना तो नहीं है ना, मिलेगा तो 3 ही, जो मेन बात है 3 ही एक सर्टेन क्वालिटी का सर्टेन वैल्यूएशन में कंपनी मिलेगा। आदमी करे क्या, ज़्यादा खोजे और खोजे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिलेगा, 30 मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में चला जाए तो, सर्टेन एसेट क्लासेस में चला जाए तो उतना ही लेगा। मैथमेटिकली 1000 मिले तो 1000 लेना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 10 का पोर्टफोलियो हो, कि 100 का हो, कि 1000 का हो। सब एडजस्टमेंट में चलता है और मैथ्स में चलता है। हेज फंड शायद से इस्तेमाल करते हो इस मैथ्स का। बाकी बचा जो 40% ऑफ पोर्टफोलियो है उसका 20 सेफ एसेट्स में, जैसे बिटकॉइन है, गोल्ड ही जैसा वो भी, गोल्ड्स में, और थोड़ा बहुत रियल इस्टेट में। ऐसा कर कर डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जिससे आपके जीरो होने का जो सर्टेन पॉसिबिलिटी है वो जीरो के आसपास आ जाएगा। पॉसिबिलिटी में एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, आपको पता है कि हम क्रिकेट खेलें, मैं बैट से बॉल को मारूं, बॉल बैट के थ्रू चला जाए, कैसे, उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटम्स एक जैसा अलाइन हो जाए, इसका एटम एक जैसा अलाइन हो जाए, दोनों में 99% तो स्पेस ही है, और ये आर पार निकल जाए, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 का है नॉर्मल भाषा में, मगर मैथ्स में 0.10 पावर्ड बाय 21 ऐसा करके कुछ है। मतलब अभी तक नहीं हुआ, मैथ्स जो कहता है स्पेस में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा, मगर हो सकता है। तो हो तो तब भी सकता है, हो सकता है दुनिया ही खत्म हो जाए, होगा ही, मगर इंसान होगा कि नहीं ये नहीं पता, या इंसान का स्पीसीज कब होगा ये नहीं पता। तो वैसा कर कर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और यहाँ तक कि 4% प्रोबेबिलिटी भी है कि जीसस 2030 से पहले आ जाएं, और आप उसमें बैट भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारी चीज़ों का बनता है, मगर जरूरी नहीं है कि हो, और जरूरी नहीं है कि आप उससे डर जाएं। प्रोबेबिलिटी से ही डर कर इन्वेस्ट भी करें। So what Sangha Sharma says is also correct to a certain degree, और मोस्टली करेक्ट है, 99% करेक्ट है। मगर जो चार्ली मंगर कहते हैं वो कुछ छूट गया है वहाँ पे, वो छूट गया है जो मैंने आपको बताया वही छूट गया है। मिले तो 30 कम, और उनसे भी छूट गया है और हमसे भी छूट गया है। उनसे जो छूटा है ये बताना कि आपको 30 कंपनी 3 कंपनी की क्वालिटी वाली मिलेंगी ही नहीं, हमसे ये बताना छूट गया है कि अगर 3 कंपनी एक साथ खट जीरो हो जाए तो क्या। तो जो शंकर शर्मा वाला साइड था, तो अब इसको नहीं समझ में आया तो AI में डाल के इसका समरी एकदम कंसाइज, नीचे में ऑप्शन होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको समराइज दिस वीडियो इन वेरी शॉर्ट ऐसा करके उधर से भी मतलब पता कर सकते हैं, एकदम अपने स्तर में जा सकते हैं, छोटे से लेकर छोटे में और बड़े से लेकर बड़े में। आप हार्वर्ड में पढ़ते हैं तो उस स्तर में, और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें भी समझा देगा वो मेरे मेन पॉइंट को। डिस्क्रिप्शन में है नीचे AI वाला। बाकी ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टिंग के कुछ रिलेटेड ज्ञान नॉर्मल कंपनीज और इनसे दूर लाते रहेंगे हम कभी कभार, क्योंकि ये बड़ा लंबा वीडियो बन चुका है, बहुत कम लोग शायद से देखें, और वीडियो चले भी ना अभी, क्योंकि मेरा ऑडियंस बेस ही नहीं है उतना बड़ा, और इस वीडियो को लेकर लोग सर्च भी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, मतलब देखना भी नहीं चाहेंगे, रैंडम आएगा तो नहीं चलेगा, तो फिर कम लाऊंगा मैं। मगर इससे क्या है, आप मेरे को देखोगे, यहाँ तक देख रहे हो, आपका मेरा एक बॉन्ड बने, अच्छा चीज़ है, और आप सीखोगे भी कुछ, तो लाऊंगा कम। तब तक के लिए लाइक करें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं।
और एक और बात, थाउजेंड्स आपने बैट लिए, 100 आपने बैट लिए, 20 आपने बैट लिए, 10 आपने बैट लिए, जितने आपको एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ कंपनीज मिली, सब में आपने एक मैथ चलाया कि ऐसा 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 हो सकता है, सबका एक मैथ्स निकाला, माइंड में निकाल लेते हैं होशियार लोग, जरूरी नहीं है एक्सेल करो, और फिर आपने सब में ऐसा ऐसा इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया, उस 10 में तो 3 को चलना ही नहीं था, 4 को चलना ही नहीं था, नहीं चले, हटाया साइड, 4 का पैसा को 6 में डाल दिया। तो जो लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 5% एक कंपनी में नहीं है, 5% से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं होना चाहिए, गलत। जो कहेगा कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी गलत। और जो कहेगा कि 33% होना चाहिए, वो भी गलत। सब मैथ्स में है, इट इज़ नॉट हार्ड एंड फिक्स रूल। और मैथ्स मैंने आपको बता दिया, AI के पास आइएगा, कैली क्राइटेरियन फार्मूला, और ये जो बात मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है, जरूरी नहीं है कि 99 या 5 राउंड आपके ऐसे हों जिसमें आपको जीतना है और एक हारने का हो, तो एक हारने वाला 5वें के पहले ना आ जाए, यहीं पे आए, बीच में ही आए, जरूरी नहीं है। हो सकता है लास्ट में आए, हो सकता है फर्स्ट में आए, प्रोबेबिलिटी बेसिस में है, मगर अगर फर्स्ट में आ गया तो आप तो गए ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों को मैथ्स में लगाकर इन्वेस्ट करने का, बाकी ठीक है।